नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी टेलिंग में मैं आज एक नहीं दो कहानियों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा और मैं आपको आज से 12 साल पहले भी ले जाने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोग से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वाक़ई पिछले 12 सालों में हमने तरक्की इतनी कर ली है कि जो हमारा सबसे मूल मुद्दा है, जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे सिविलाइजेशन की ज़रूरत है, क्या हम उसकी सुरक्षा कर पाएँ? जी हाँ, आज जो हमारे पूरे देश में जिस चीज़ को लेकर इतना आग लगा पड़ा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। क्या हम पिछले 12 साल पहले, आप समझ ही सकते 12 साल पहले मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, निर्भया कांड, दिल्ली, सन 2012, वो घटना। और ये 2024 की लेडी डॉक्टर की कोलकाता की घटना, उसमें आपको कोई भी डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस आपको ऐसा लग रहा है कि हम 2012 में जहाँ खड़े थे आज हमने उससे बहुत बेहतर गुना या इतनी तरक्की हमने कर ली है कि वो जो घटना घटी है उसके मुकाबले हमने बहुत बड़ा एक जो है क्षतिग्रस्ती को बहुत कम किया है, हमने डैमेज कंट्रोल किया है। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दोस्तों मैं इस तर्क पे ये कहना चाह रहा हूँ कि 2012 में जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, वो जो बेचारी एक लड़की जो बाहर रात को देर घूमने निकलती है अपने दोस्त के साथ, उसको बस में जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया था, इतने ही दर्दनाक अंत उसके साथ हुआ था। ठीक वैसे ही 12 साल बाद कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर को रात के वक्त, इस बार वो बाहर नहीं थी, इस बार वो अपने काम पर थी, अपने ड्यूटी पर थी, और ड्यूटी के बाद वो आराम कर रही थी, उसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ। सब कुछ वैसा ही, वही वहशीपना, वही दरिंदगी, वही हैवानियत की सारी हदें पार कर देना। कोई इतना भी साइको हो सकता है? बताइए, कोई इतना भी साइको हो सकता है कि इतनी बुरी तरह से ब्रूटली उसको पहले टॉर्चर किया गया, फिर उसके साथ रेप किया गया, और रेप भी ऐसे कि प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से डैमेज किया गया। सन 2012 में भी और 2024 में भी, दोनों में यही हाल है। तो दोस्तों बताइए, हम एज अ कंट्री, ये अपने आप को हम देखते हैं कि पिछले 12 साल में हम चांद पे पहुंच गए, हम मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं और पहुंच भी गए हैं, सस्ते में हमने रॉकेट बना लिया, और उसके अलावा हम ओलंपिक्स में मेडल जीत रहे हैं, उसके अलावा देश वर्ल्ड कप जीत रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम पांचवी से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारी वुमेन प्रोटेक्शन। क्या हम अपने नारी, अपने औरतों की रक्षा कर पाए हैं? बताइए, कर पाए हैं? आपको कोई भी ऐसा डिफरेंस दिखता है कि सन 2012 में और 2024 में कुछ आया? कुछ नहीं आया, सेम वही कहानी। और हर दिन आए दिन आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं रेप की घटना हो रही है, चाहे वो हथरस हो, उन्नाव हो, कोलकाता हो, कहीं भी हो। अब जब से ये केस चल रहा है कोलकाता वाले, इस बीच में 2-3 केसेस और आ गए। अब आप क्या कहिएगा, कहां कहां रुकिएगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी देश की सरकार की। तो 2012 में जो सरकार ने जैसा था, आज भी मामला वही है। इसका मतलब कि हमने कुछ नहीं किया अपनी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में, नारी सुरक्षा के मामले में हमने कुछ नहीं किया। अब सोचिए कि उस परिवार के लोगों पे क्या बीतती होगी जिनकी बच्चियां चली गई। निर्भया, निर्भया के मां तकले ने अपना वो दिया, उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा है कि 2012 में जो हुआ था आज भी वही हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस कहानी को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, जो बेसिकली आज की डेट में हुआ। निर्भया कांड से तो आप वाकिफ़ हैं ही, क्योंकि 12 साल पुराना हो चुका है, और इंटरनेट पे तो काफ़ी अवेलेबल है, सब जानते ही होंगे। अभी का जो ये जो केस हुआ है डॉक्टर लेडी वाला, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को ब्रीफ कर देता हूँ कि एक्चुअली ये हुआ क्या। ये कहानी की शुरुआत होती है आपको कोलकाता हाई कोर्ट में। एक माँ और बाप अपनी बेटी की रेप और हत्या के लिए याचिका दायर करने जाते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले उनके मोबाइल पे फ़ोन आया, फ़ोन आकर कोई उनसे पूछता है कि उन दोनों के बारे में बताते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, आप हॉस्पिटल आ जाइए, वो थोड़ी बीमार है। फिर थोड़ी देर बाद उनको फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बोले हाँ, अभी तो कह रहे थे कि बीमार है, फिर कह रहे हैं कि सुसाइड कर लिया। उनको बड़ा ही अटपटा लगा ये मामला, एकदम फ़ोन पे जो फ़ोन आया था ये, तो सोचा कि कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि उनके कुछ गड़बड़ है, कुछ मामला सही नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो भागे भागे वो हॉस्पिटल पहुंच गए जहाँ पे वो लड़की काम करती थी।
अब वहाँ पे वो गए, वहाँ पे उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी जो बीमार थी तो उसने अब आत्महत्या कर लिया, सुसाइड केस है ये, तो इसीलिए हम आपको अभी डिटेल कुछ नहीं बता सकते, आप आराम से बैठ जाइए साइड में। अब वो माँ बाप इस उम्मीद पर साइड में बैठ गए कि भाई चलो ठीक है, कोई ना कोई आएगा, हमें वो पूरा ब्रीफिंग देगा कि एक्चुअली हुआ क्या था रात में, क्यों बेटी ने सुसाइड कर लिया। क्योंकि उनका कहना था, जो उन्होंने कोर्ट को बताया, कि 8 अगस्त को रात में बेटी उनकी जो है डॉक्टर, जो 31 साल की है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करती है चेस्ट एंड मेडिसिन के डिपार्टमेंट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वो जैसे रूटीन के तहत उस रात को भी वो नाइट ड्यूटी पे गई थी और माँ से अपनी बात की रात में, और माँ को फिर बोला कि माँ मैं खाना खाने जा रही हूँ और एक राउंड लगाऊंगी, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। वो लड़की निकल गई, एक राउंड लगाई, जैसे डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी में रूटीन अपना वो चेकअप करते हैं। उसके बाद वो फिर अपने जूनियर्स के साथ खाना खाई बैठ गए करीब रात को 1 बजे, और उसके बाद फिर वो बोली कि मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं जाती हूँ आराम करने। और आराम करने के लिए वो पहुँच गई उस सेमिनार हॉल में, और वहाँ पे चूंकि वो डॉक्टर्स के लिए रूम बनाया होता तो वहाँ सेमिनार हॉल में जाके वो रेस्ट करने के लिए मतलब सो गई। ये कहानी माँ बाप ने कोलकाता हाईकोर्ट को बताया। अब यहाँ पे आते हैं, आपके पास जो ये हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं उनको इंतज़ार में है कि भाई उन्हें कुछ बताया जाएगा, लेकिन वो बैठे हुए हैं, उन्हें कोई आता है बोलता है कि आप साइड में बैठ जाइए, हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर और गुजर गई समय, फिर उनको कोई किसी ने पानी वानी दिया, बोले आराम से बैठ जाइए, हमको बताएंगे। डॉक्टर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, बस उन्हें इतना बता दिया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, और उनको कुछ नहीं बताया जा रहा है। लास्ट में कुछ घंटे बीत जाने के बाद, करीब 3 घंटे बीत जाने के बाद, एक स्टाफ कोई आता है और आके उनके कानों में, पिता के कान में कहता है कि आप सेटलमेंट कर लो। जी हाँ, आप सेटलमेंट कर लो। और ये बात उन्हें जब समझ में नहीं आई, तब उन्होंने जाकर कोलकाता हाईकोर्ट में माँ बाप ने याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने जब इनकी बात ये सुनी कि कोई एक डॉक्टर लेडी के माँ बाप से ऐसे कैसे बात कर सकता है, और इतनी घटना घट गई और उन्हें बताया जाता है कि कभी बीमार है, कभी सुसाइड कर ली, फिर कुछ देर बिठा के फिर बोला जाता है कि आप सेटलमेंट कर लो। ये सुनते ही कोर्ट को बहुत गुस्सा आया, और तब तक ले देश भर में आंदोलन शुरू हो गए थे, क्योंकि ये बात आग की तरफ फैल गई थी। कोर्ट भी गुस्से में था, कोर्ट भी बहुत फटकार लगाया, और उसके बाद तुरंत पुलिस को बोला कि आप तुरंत एक्टिव होइए और तुरंत इस केस की जो है इंक्वायरी कीजिए। तब तक ले हड़ताल और आंदोलन शुरू हो गए थे कोलकाता में। धीरे धीरे ये आग की तरह पूरे देश में फैलना चालू हो गया था। अब पीड़िता के बारे में तो हमने जान लिया, अब मैं आपको दोषी के ऊपर लेके जा रहा हूँ। जो दोषी जो था, जो है, अभी भी हम कह सकते हैं जो दोषी है, वो जो है उसका नाम है संजय रॉय। जी हाँ, संजय रॉय का नाम से ये दोषी है, जिसकी उम्र है 33 साल, जो 55/B शंभुनाथ पंडित रोड का निवासी है, जो कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ज्वाइन करता है सन 2019 में। बाद में अपने जुगाड़ से ये सही चैनल, जैसे आप कह सकते हैं कि जुगाड़ लगा के सही चैनल भिड़ा के वो कोलकाता पुलिस वेलफेयर में शिफ्ट हो जाता है। और कहते हैं कि वो उसके आसपास के लोगों की जानकार कहना था कि कोलकाता पुलिस में शिफ्ट हो गया था, और बॉक्सर की तरह थोड़ी बॉडी वॉडी बना ली थी, और अपना हाव भाव ऐसा बना के लगता था जैसे सबको लगता था कि वो पुलिस वाला है, इसलिए उससे कोई भिड़ने नहीं जाता था। और बेसिकली उसकी पगार थी 12,000 रुपये। लेकिन वो ये जुगाड़ जो था जिसके तहत वो आना जाना, उसके हॉस्पिटल में काफ़ी थे, दिन भर में काफ़ी बार आना जाना होता था, वो साइड बिजनेस के रूप में वो एक ये दलाल का काम भी करता था। जैसे वो पेशेंट्स को एडमिशन दिलाना, चूँकि मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में एडमिशन इतनी जल्दी नहीं मिलती है बेड, तो वो एज अ ब्रोकर, एज अ दलाल के लालच के रूप में, पैसे कमाने के लालच के रूप में वो उनको बेड दिलाया करते थे, जिसके एवज में उसे कमीशन मिलते थे। तो एज अ ब्रोकरेज वो ये काम किया करता था, और इस वजह से उसके उस हॉस्पिटल में आना जाना दिन रात कभी किसी टाइम में भी ओपन था, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कभी भी आ जा सकता था। इस पेशेंट को उसने एडमिट किया था, वो ठीक उसी पेशेंट को देखने के लिए 8 तारीख को रात में 8-9 के आसपास वो उसी पेशेंट को देखने के लिए, जिसका उसने उस दिन में एडमिशन कराया था, उसकी तबीयत ठीक है नहीं है और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए वो रात में दोबारा आता है। दोबारा आने के बाद फिर वो निकल जाता है, इधर राउंड लगाता है। फिर सब करने के बाद वो 1:30 बजे के आसपास एक दूसरे पेशेंट से मिलने के लिए उसी बिल्डिंग के दूसरे वाले विंग में वो वहाँ से उससे मिलके फिर वो चला जाता है। संजय रॉय को दोबारा फिर रात को 3 बजे उसे देखा जाता है, चूंकि सीसीटीवी कैमरे के अनुसार उसे रात को 3 बजे देखा जाता है, वो उधर ही घूम रहा होता है, और घूमने के बाद सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जाता है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर्ड है, मौजूद है। वो सीधे 3 बजे
वो आपको सीसीटीवी ये कैमरे के अनुसार वो 3 बजे वो सेमिनार हॉल में जाता है, जहाँ सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बताया गया है। अब वो अंदर करीब 40 से 45 मिनट रहता है और करीब 4:37 पर, जो कि सुबह हो चुकी है, वो निकल जाता है, जो सीसीटीवी में कैद है। अब सेमिनार हॉल में इस दरमियान क्या होता है, यही पुलिस को, हमको, सबको जानना है कि ये जो 40 से 45 मिनट के लिए वो अंदर जाता है, इस बीच क्या होता है। वो करीब 4:37 पर निकल जाने के बाद वो चला जाता है अपने पुलिस के बैरक में, जहाँ पे वो रहता था टेम्परेरी। और वहाँ पे जाकर उसने आनन फानन में देखा कि मेरे से तो बहुत कांड हो गया, क्योंकि वो शराब पीने की उसकी लत थी। तो उसने देखा कि मैंने शायद बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। इस वजह से उसने अपने आप को सबूत मिटाने के लिए कपड़े वपड़े चेंज करके वो वहीं पर सो गया टेम्परेरी। अब किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है, कि एक बहुत बड़ा कांड हुआ है जो पूरे देश को हिला कर रख देने वाला है। सुबह के 6 बजे एक कर्मचारी आता है साफ सफाई के लिए सेमिनार हॉल में। जैसे ही वो घुसता है, देखता है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो डेड बॉडी अर्ध नग्न अवस्था में, सेमी न्यूड पोजीशन में, जिसके कमर से नीचे कपड़ा ही नहीं था। वो इस अवस्था में वो बॉडी पड़ी हुई है, और बॉडी पे जख्म के निशान जो थे, हर जगह जख्म थे। उसके चेहरे से लेके आंखों में शीशे गड़े हुए थे, चुभे हुए थे, प्लस होठ से खून निकल रहा था, और बाएं हाथ पे, बाएं पैर पे, और बहुत सी जगह उसके कहते हैं पेल्विस भी टूट गया था, प्लस प्राइवेट पार्ट्स को ब्लीडिंग हो रही थी, पूरे खून निकला हुआ था। तो ये अवस्था में उस तो कर्मचारी ने देखा, देखते हुए उसने शोर मचाया, चिल्लाया, और भी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद फिर पुलिस आई, पुलिस ने आगे कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने ये किया, अपने उस एरिया को, लाश को कैप्चर में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम से ये भी पता चला कि उसके साथ पहले टॉर्चर हुआ है, पहले उसके साथ मारपीट की गई है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया गया, चोट पहुंचाई गई। उसके बाद होने के बाद फिर उसके साथ, मरने के बाद उस लाश के साथ रेप किया गया है। जी हाँ, ये पोस्टमार्टम के अनुसार है। अब पुलिस इंक्वायरी से पता चलता है कि लाश के पास ब्लूटूथ मिलता है, जो बाद में पता चलने पे पता चलता है कि किसी संजय रॉय का है ब्लूटूथ, जिसके उससे कनेक्ट करता है, और इसी ब्लूटूथ की वजह से संजय राय को पकड़ा जाता है। अब संजय रॉय जो है, उसे तुरंत हिरासत में लिया जाता है। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है, और शुरुआती जांच से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 40 से 45 मिनट जब संजय राय सेमिनार हॉल में था, तभी उसने ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया। संजय राय ने घटना को अंजाम देने के बाद वो सबूत मिटाने की कोशिश करता रहा, और बाद में पहले से वो पुलिस बैरक में जाता है, ठीक वही जो मैंने आपको बताया। उसके बाद वो सो जाता है। फिर अपने कपड़े को धोने के बाद फिर जब वो उठता है, तो जब पुलिस उसे बुलाती है, तो वो आनन फानन में अपने जूते को वो खोलना या धोना भूल जाता है, क्योंकि उस पर उस लड़की के ब्लड के निशान गिरे हुए थे, और उस जूते पे जो निशान ब्लड के थे, उसे वो धो नहीं पाए, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया कि ये क्राइम सीन का असली क्राइम जो है इसी ने किया हुआ है। अब पुलिस की शुरुआती तफ्तीश से पता चला कि वो शराब के साथ साथ वो पॉर्न फिल्मों की भी बुरी लत थी उसको, और उसके मोबाइल फोन में काफ़ी हिंसक पॉर्न वीडियो थी। महिलाओं के साथ हिंसक, गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता था, उस तरह के पॉर्न वीडियो उसके मोबाइल्स में थी। इससे उससे भी उस लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा ही गंदा और घिनौना कृत्य किया, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, साथ में आंखों से खून और मुंह से भी खून निकल रहा था। और जो लेडी डॉक्टर विरोध करने रही होगी, इस वजह से उसका डिफेंस वो कर रही होगी, जिसको उसने बुरी तरह से मारा। चूंकि ये बॉक्सर था, बॉडी कांट था, इसलिए उसके साथ उसने बॉक्सिंग भी की, और बॉक्सिंग में उसने उसको काफ़ी पंचेस मारे होंगे, जिसकी वजह से उसके शरीर पे काफ़ी जख्म के निशान थे, और जैसे कह सकते हैं मुंह, हाथ पैर सब जगह से लहूलुहान कर दिया था उसने, और इस वजह से डॉक्टर की मौत हो जाती है। एक और रिपोर्ट की ये भी चल रही है कि संजय रॉय ने उसे मारने के बाद उस लाश के साथ उसने बलात्कार किया। जी हाँ, अब आप इस घिनौने अपराध को आप देखिए कि उसने लाश के साथ बलात्कार किया। और अब ये पता चलने पे ये भी आई रिपोर्ट आई कि संजय रॉय की 4 शादियां हुई थी। जी हाँ, 4 शादियों में से 3 बीवियां उसको छोड़ के भागी, क्योंकि हिंसक जो वो कृतज्ञ करता था उनके साथ, जिसके तरह से वो उससे तंग आ चुकी थी, उसे वो छोड़ कर अल्टीमेटली भाग गई। चौथी बीवी जो थी वो किसी बीमारी का शिकार होकर उसकी मौत हो गई। अब ये पता नहीं उसकी कौन सी बीमारी हुई थी, शिकार हो गई, और उसे वो भी चली गई। तो इस तरह से वो अपने माँ के साथ रहता था। उसकी एक बहन भी थी, लेकिन उसके इस आचरण को देखते हुए उसके बहन ने भी उससे कन्नी काट ली थी, उससे रिश्ता तोड़ दिया था। तो बेसिकली वो अपने माँ के साथ ही वहाँ रहता था। अब देखिए, पुलिस ने तफ्तीश किया, जिसपे पुलिस पे भी इल्जाम लगे कि पुलिस जो है अच्छे ढंग से नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आई।
जैसे अब संदिग्ध के दायरे में आ रहा है, पुलिस आ रही है वहाँ की और कह रहे हैं कि इतना समय लगा रही है, अपना पुलिस जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिर वहाँ का जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल पे भी ये लग रहा है, डाउट हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल भी संदेह के घेरे में इसलिए आ रहे हैं कि उन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने तुरंत किसी और कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन भी कर लिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कोई संदिग्ध रैकेट, कोई ड्रग्स रैकेट, कोई सेक्स रैकेट या कुछ भी ऐसा चल रहा होगा जिसके जांच के संदेह के घेरे में आने की वजह से उस प्रिंसिपल ने भी वहाँ से छोड़ के चले गए और पुलिस जो है सबूत मिटाने के चक्कर में भी ये काम कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह जो माहौल चल रहा है, प्रदर्शन काफ़ी ज़ोरों पे है। अब तो कोलकाता में भारी भरकम प्रदर्शन चल रही है और तो और इसके साथ साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो लेडी है, जो चीफ मिनिस्टर है, खुद महिला, वो भी अभी रोड पे आ गई हैं। अब वो भी है कि वो भी प्रदर्शन कर रही है। तो भैया आप प्रदर्शन कर रही है, आप किसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रही हैं? आप उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाना चाह रही हैं तो किससे कहना चाह रही हैं? आप अपने आप से कहना चाह रही है, क्योंकि सरकार तो आप ही की है। अब वो क्या कह रही है कि नहीं ये नहीं हो रहा, तो सबने जब बोला कि सीबीआई को आप ये दे दीजिए, केस को हैंडल करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी करेगी, तो वो भी हामी भर दी कि सीबीआई को दे दो। कहते हैं संडे तक सीबीआई करके उसको सूली पे लटका दो। अब वो भी रोड पे निकल गई हैं। अब ये देखिए, ये दौर अब जब ये पॉलिटिकली अब जो मोटिवेटेड हो जाता है, जब इसमें राजनीति घुस जाती है, तो आप समझ ही रहे होते कि हिंदुस्तान में राजनीति का मतलब क्या होता है कि तिल को ताड़ रबड़ की तरह उसे खींचते जाइए। अब सीबीआई को तो दे दिया गया केस, लेकिन अब वो पॉलिटिकली इतना वो हो जाएगा कि अब उसको इतना खींचा जाएगा, एग्जैजरेशन इतना चलेगा कि अब पता नहीं कि ये केस कितना लंबा चलेगा। क्योंकि सीबीआई की तो आपकी हिस्ट्री पता ही है, सीबीआई का भी उतना ट्रैक रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम समझते हैं। और हमने लेटेस्ट में अपने सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बॉलीवुड स्टार थे, उनको भी देख लिया। 2020 के बाद तो सीबीआई ने इंक्वायरी किया, लेकिन एक एंड पे वो नहीं पहुंच पाए कि आखिर हुआ क्या था। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सरकार, पुलिस, सीबीआई ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं और कैसे उस डॉक्टर लेडी को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके सपने को कुचल दिया गया, रौंद दिया गया, जिसको माँ बाप जो बेचारे कितनी उम्मीदों के साथ उसको पढ़ाया लिखाया, उसके अरमानों को उन्होंने संजोया ताकि एक दिन वो बड़ी डॉक्टर बनेगी, वो सब खत्म हो गया उस रात को 40 से 45 मिनट के अंदर। तो अब हमें यही देखना है कि क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्या उस बेचारी डॉक्टर लेडी को इंसाफ मिलेगा, क्या उसके माँ बाप को इंसाफ मिलेगा जो दर दर भटक रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं एक महिला चीफ मिनिस्टर से, उस सरकार की, या हमारे देश के पीएम से, पुलिस से, सीबीआई से, क्या ये सब मिलकर उसे इंसाफ दे पाएंगे? अब हमें यही देखना और वेट एंड वॉच करना है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अपने ये एपिसोड में मैंने शुरुआत की थी कि जो निर्भया कांड से लेकर अभी तक का, क्या हमारा देश सुधरा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुधरा, बिल्कुल भी नहीं सुधरा। क्योंकि आप देख लीजिए, निर्भया केस को 12 साल हो गए और आज भी वही घटनाएं घटित हो रही हैं। निर्भया की मां ने भी एक बयान दिया है कि निर्भया की तरह वैसे ही घटनाएं घट रही हैं जो 12 साल पहले बीती थी, मतलब कि ये मामला कुछ नहीं। और आज एक लेटेस्ट ज्ञान में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा, चूंकि पहले हाई कोर्ट ने इसका ज्ञान लिया था, संज्ञान लिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि लापरवाही कहीं ना कहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ इस केस में और अब इस केस को मंगलवार तक, 20 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला सुनाएगी कि इस पे आगे क्या होना है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक और चीज जिक्र करना चाहूंगा कि चलिए ये तो रही केस के बारे में, इसकी तो अभी तफ्तीश चलती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि इसका असली रीजन क्या है? ये घटनाएं तो यहीं पे आज तो रुक नहीं जाएंगी। मान लीजिए इसका फैसला आ गया, अपने दोषी को अपने सजा भुगत गई, उसको अपने फांसी पे चढ़ा दिया, तो क्या आगे से रेप होना बंद हो जाएगा? इसका मूल मंत्र, जो असली चीज है, जड़ कहां से है, ये उत्पन्न क्यों हो रही है, इसका रीजन जानना होगा। उसको रीजन जान को, जैसे बीमारी जान को उसका इलाज किया जाता है ना, वैसे इस रीजन को जानकर उसका इलाज भी करना पड़ेगा, वरना ये घटनाएं घटती रहेंगी। आज वो कोई डॉक्टर है, आज बंगाल की कहानी है, कोलकाता की है, कहीं बेंगलोर की होगी, फिर जयपुर की होगी, फिर कहीं भी होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, आपको असम से लेके आपके मुंबई तक, कहीं भी ये घटना आपको सुनने को मिल जाएगी और आए दिन सुनने को मिलती है। तो इसका मेरे कहने का मतलब है कि हमारे देश में इस मेन रेप केस होने का मूल कारण क्या है? क्यों नहीं हम अपने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं? हम अपने नेताओं के सुरक्षा के लिए तो बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स और जेड सिक्योरिटी, ये फलाना फलाना हम लोग का प्रोवाइड करते हैं। हम नेताओं के लिए, हम बॉलीवुड स्टार्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, क्रिकेटर्स के लिए और बड़े बड़े वीआईपीज के लिए तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम अपनी महिलाओं के, उनकी सुरक्षा में कोई कुछ नहीं क्यों नहीं कर पा रहे? कितनी भी सरकारें आती जाती हैं, लेकिन सबका वही रवैया है, आखिर क्यों? तो सबसे पहले हमें इस पे काम करना होगा।
और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़, सबके घर में माँ बहनें हैं, चाहे किसी भी रूप में लेडी हो, है ना, प्लीज़ आप उनकी रिस्पेक्ट करें। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, प्लीज़ ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, जितने ओटीटीज चल रही हैं, जितने आप देख सकते हैं कि ये चाहे वो ओटीटीज हो या आपके यूट्यूब चैनल्स पे हो, या बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल पॉर्न साइट्स आ गए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं सेमी पॉन्स या पॉन्स के रूप में यूट्यूब पे चल रहे हो, आपको प्लीज़ उसे बैन कर दीजिए। जब तक आप उसे हमारे देश में बैन नहीं कीजिएगा, ये घटनाएं घटती रहेंगी, क्योंकि हमारे देश में मोबाइल हर सबके हाथ में आ गया है, यूट्यूब फ्री मिल गया है सबके बारे में, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मोबाइल डाटा पूरा फ्री है, तो आप बिल्कुल एकदम ये जो एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत है, तो हर कोई हर चीज़ देख रहा है, तो इसी से गंद फैल रही है। तो प्लीज़ आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स और जितना भी है, आप इस पे जहाँ नग्न अवस्था ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप उसे बंद कीजिए, मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मेरा ये एपिसोड कैसा लगा और अपना सुझाव दीजिए कैसे, बाकी हम आपको आगे भी बताएंगे इसके से रिलेटेड और भी, और हम आपसे मिलते रहेंगे अपने अगले एपिसोड्स में और भी कहानियों के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, और प्लीज़ महिलाओं का सम्मान कीजिए। जय हिंद।